नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। स्वस्थ शरीर हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और हम चाहते हैं कि जब तक हम जीवित रहें, चलते फिरते रहें, हर काम स्वयं करने में सक्षम बने रहें। लेकिन गठिया का एक प्रकार रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो व्यक्ति के लिए आसान से आसान काम भी काफी मुश्किल बना देती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस आमतौर पर पहले हाथ और पैर में छोटे जॉइंट्स को प्रभावित करता है और बाद में कलाई, कोहनी, टखनों, घुटनों, कूल्हों और कंधों तक फैल सकता है। यहाँ तक कि शरीर के दूसरे हिस्सों जैसे आंखें, हृदय, फेफड़े और रक्त वाहिकाओं को भी ये प्रभावित कर सकता है। आयुष्मान भव में आज हम इसी पर बात करेंगे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान भी जुड़े हैं और अगर आप भी इससे जुड़ा कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 3 खास मेहमान जो अलग अलग पैथी से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर विपिन मधु गहिरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर विपिन। हमारे साथ है आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर महेश व्यास। डॉक्टर महेश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर मोहित माथुर। डॉक्टर मोहित, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आप हमें कॉल कीजिए, हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। साथ ही आप जीमेल के जरिए भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब लाइव के कमेंट सेक्शन में भी आप सवाल लिख सकते हैं, इन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सबसे बड़ी परेशानी इस बीमारी के इलाज की कमी से ज्यादा इलाज में होने वाली देरी भी है। आर्थराइटिस यानी गठिया हड्डियों के जोड़ों से जुड़ा रोग है। गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार पाए जाते हैं और इनमें से एक सामान्य तौर पर पाया जाने वाला गठिया का प्रकार है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये एक तरह का गठिया रोग ही है, लेकिन इस बीमारी के लक्षण का पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि इस समस्या में सूजन, जोड़ों में तेज दर्द होने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। दरअसल इम्यून सिस्टम प्रोटीन, बायोकेमिकल्स और कोशिकाओं से मिलकर बनता है जो कि शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। कभी कभी इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी होने के कारण शरीर में मौजूद प्रोटीन खत्म होने लगता है। समय के साथ हड्डियों को आपस में जोड़ने वाले लिगामेंट्स कमजोर हो जाते हैं। ऐसे में हड्डी अपनी जगह से हट जाती है और विकृत भी हो सकती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस आमतौर पर पहले हाथ और पैर में छोटे जॉइंट्स को प्रभावित करता है। ये बाद में कलाई, कोहनी, टखनों, घुटनों, कूल्हों और कंधों तक फैल सकता है। वैसे तो ये समस्या ज्यादातर जोड़ों में होती है, लेकिन सावधानी न बरतने और सही इलाज न करने के कारण ये फेफड़ों को भी अपनी चपेट में ले लेता है। इस बीमारी के सटीक कारण का पता नहीं है, क्योंकि शरीर की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली के खुद पर हमला करने के क्या कारण हैं, ये साफ नहीं है। ये संभावना है कि इसमें जीन एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं और किसी व्यक्ति को स्थिति के प्रति अधिक संवेदनशील बनाते हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ये बीमारी ज्यादा देखने को मिल रही है। वैसे तो ये समस्या बढ़ती उम्र के साथ साथ होती है, लेकिन अनियमित दिनचर्या और गलत खान-पान के कारण कम उम्र की महिलाओं में रूमेटॉइड आर्थराइटिस की समस्या देखने को मिल रही है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण महिलाओं को ये समस्या किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ साथ इसके होने की संभावना भी बढ़ जाती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने की सबसे ज्यादा संभावना 40 साल के बाद होती है। जिन महिलाओं ने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया है, उनमें रूमेटॉइड होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। धूम्रपान करने वाली महिलाओं के बच्चों में भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस का खतरा बढ़ जाता है। बढ़ता मोटापा भी इस समस्या का कारण हो सकता है। हालांकि इस बीमारी में आपका वजन कम होने लगता है। ये बीमारी एक जेनेटिक प्रॉब्लम भी है। ऐसे में अगर आपके परिवार के किसी सदस्य को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो उनसे ये बीमारी आपको भी हो सकती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित कर सकता है। सुबह का दर्द और जकड़न, जिससे दिन को समय पर शुरू करना मुश्किल बन सकता है। जब दर्द तेज हो तो साधारण काम जैसे सब्जियां काटना, बर्तन धोना, टूथपेस्ट को टूथब्रश पर लगाना या बोतल खोलना जैसे काम भी बेहद मुश्किल लग सकते हैं। इस बीमारी के असर से व्यक्ति डिप्रेशन का भी शिकार हो सकता है।
तो आप भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस से जुड़ा कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल मिला सकते हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विपिन, अगर आप हमें बताएं, क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है कहा जाता है, इसका मतलब क्या है? जी, इसका मतलब ऑटोइम्यून का मतलब ये होता है कि अपने ही इम्यून सिस्टम की वजह से अपनी बॉडी में ही इफेक्ट हो जाता है। बेसिकली इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है, बाहर से जो फॉरेन बॉडी आती है उसको बॉडी को प्रोटेक्ट करना, उसको कंट्रोल करना। बट कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हो जाती है बॉडी को ही, और इम्यून सिस्टम के पास वो सिग्नल पहुंचता है कि बाहर से कोई फॉरेन बॉडी आई है, लेकिन वो वास्तविकता में नहीं आई होती है। उसकी वजह से इम्यून सिस्टम अपना काम करता है और जो नॉर्मल टिश्यूज होते हैं उनको डैमेज करने की कोशिश करता है। इसकी वजह से ये ऑटोइम्यून डिजीज कहा जाता है। तो मुझे ये समझाइए कि क्या सिर्फ यही एक कारण है या कोई और कारण भी हो सकता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस? जैसा कि आपने अभी बताया कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एग्जैक्ट कोई कारण का अभी पता नहीं लगा है। लेकिन स्मोकिंग बहुत बड़ा एग्रेवेट करता है कारणों को, और ड्रिंकिंग, अल्कोहल ड्रिंक बहुत ज़्यादा एग्रेवेट करता है। साथ में जो खान पान है, प्रिजर्वेटिव फूड्स होते हैं, ड्रिंक्स होती हैं, या फिर ऑयली फूड्स होता है, कोई भी तली हुई चीज़ कोई भी उसको एग्रेवेट कर सकता है। तो ऐसे ये कारण है जो जिनकी वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस बढ़ सकता है। ठीक है। और डॉक्टर व्यास, क्या हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस को जीवन शैली से जोड़ सकते हैं? जी, आजकल की जो जीवन शैली है, मेरा ये मानना है कि ये मुख्य कारण है इसका। और जिस प्रकार से हमारे शरीर में एक्टिविटी होना चाहिए, हमको व्यायाम आदि करना चाहिए, उन सब से हम दूर जा रहे हैं। मतलब नेचर से हम दूर जा रहे हैं, और नेचर से दूर जाने के कारण इस प्रकार के कई लक्षण हमको मिलते हैं। इसमें मुख्य जैसे हम देखते हैं कि एक तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर तो ये है ही, आर्थराइटिस के कई प्रकार हैं, और उनमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी रहता है, और साथ में डीजेनरेटिव चेंजेस उसके अंतर्गत आ जाते हैं। और आयुर्वेद में 3 दोष बताए हैं, उनमें एक वात, पित्त और कफ, 3 हैं। इनमें से इस व्याधि का मुख्य कारण वात को माना है, और इसमें आहार विहार दोनों ही चीज़ें, मतलब एक तो लाइफस्टाइल हो गया, दूसरा डाइट, ये दोनों ही इसके मुख्य कारण हैं। और जो लोग अगर खान पान का ध्यान नहीं रखते हैं, जिनमें मोटापा ज़्यादा होता है, उनमें इसकी संभावना ज़्यादा रहती है। या जो मद्य का सेवन ज़्यादा करते हैं, उनमें भी ये होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो अगर हम आहार विहार को संतुलित रखें और हमारी दिनचर्या को अगर व्यवस्थित रखें, तो बहुत कुछ इस व्याधि से हम बच सकते हैं। ठीक है। और डॉक्टर मोहित, आप अगर हमें उम्र और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बीच बताएं, क्या ये किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकता है? ज़्यादातर तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस मिडिल एज ग्रुप में पाया जाता है। इसकी शुरुआत ज़्यादातर मिडिल एजेस में होती है। कुछ केसेस में ये बच्चों में भी पाया जाता है, जिसे हम जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। बट जो पीक इंसिडेंस जो होता है वो मिडिल एजेस में होता है। ठीक है। और फीमेल में इसकी बहुतायत ज़्यादा है, फीमेल्स में ये ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। ठीक है। पहले कॉलर जुड़ गए हैं, सौरभ पाठक ने हमें कॉल किया है कोलकाता से। सौरभ, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, सवाल पूछिए। मेरा पहला प्रश्न है, क्या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की समस्या अनुवांशिक भी हो सकती है? मेरा दूसरा प्रश्न है, यह बीमारी जॉइंट्स के अलावा क्या शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकती है? मेरा आखिरी प्रश्न है, इसके डायग्नोसिस के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाने अत्यंत आवश्यक हैं, और इस बीमारी में दिए जाने वाले मेडिसिन के क्या साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं? थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, आपने कई सारे सवाल पूछ लिए हैं अपने एक सवाल में, हम इन पर बात करेंगे। तो अनुवांशिक कारण के बारे में पहले ये डॉक्टर विपिन जानना चाह रहे हैं, अनुवांशिकता कितना बड़ा कारण है? मतलब कितने चांसेस होते हैं कि अगर एक फैमिली में किसी को है तो उस फैमिली में किसी? बिल्कुल प्रीति जी, ये भी फैक्टर है। जेनेटिक फैक्टर सबसे पहला फैक्टर है कि अगर आपके फादर है या फिर मदर है या फिर मदर की फैमिली में भी कोई है, तो बहुत बड़ा कारण है कि वो उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल। तो इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है डॉक्टर, अगर आप बताएं? अगर फैमिली में किसी को है तो किस तरह के एहतियात बरते जा सकते हैं? जैसे कि 3 क्वेश्चन पूछे, उनमें पहला क्वेश्चन इनका अनुवांशिकता पे था। निश्चित रूप से जैसा कि अभी सर ने बताया, तो अनुवांशिकता का प्रभाव तो होता ही है, लेकिन उससे हम बच सकते हैं। आयुर्वेद में बता रखा अतुल्य गोत्री विवाह, हमारे यहाँ जो एक गोत्र को छोड़ के विवाह करते हैं ताकि एक फैमिली से दूसरी फैमिली में उसके लक्षण नहीं आ पाएँ, तो एक तो उससे रोका जा सकता है। दूसरा, अगर हमको पता है तो हम उनको प्रारंभ से ही उससे बचने के लिए डाइट और लाइफस्टाइल को उनको ध्यान में रखें, तो भी उससे बचा जा सकता है। दूसरा उनका क्वेश्चन था कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं,
और तीसरा उन्होंने बोला था कि इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करवाना है। तो आज कई इन्वेस्टिगेशन अवेलेबल है जिनसे हम पता लगा सकते हैं। जैसे RA टेस्ट तो है ही, CRP करवाते हैं, उसके साथ में NT-CCP करवाते हैं और उसके साथ में HLA B27, अलग अलग टेस्ट आज अवेलेबल हैं जिनके माध्यम से पता लगा सकते हैं कि इनकी एग्जैक्ट स्थिति क्या है। और उसके साथ में इन्होंने बोला कि इसको ठीक किया जा सकता है बिल्कुल समय पर अगर हम चिकित्सा करवाएं, क्योंकि इसके लिए अपनी इच्छा से कुछ भी मेडिसिन नहीं लें, आप एक्सपर्ट के पास पहुंचें, क्योंकि कई प्रकार का होता है। तो सही डायग्नोसिस होने के बाद वो जो एडवाइस करें उस मेडिसिन को लें तो इससे बिल्कुल अच्छे से बच सकते हैं। ठीक है। और डॉक्टर विपिन, क्योंकि आर्थराइटिस का कोई भी प्रकार हड्डियों से जुड़ा है, हड्डियों में विकृति आ जाती है, हम देखते हैं, तो ये जैसे इन्होंने सवाल किया था, क्या अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकता है? इसकी कितनी चांसेस हैं? ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के 4 स्टेज होती हैं, जो लास्ट वाली स्टेज है उसमें ये हार्ट की मसल्स को भी प्रभावित कर सकता है, जिसको मायोकार्डाइटिस बोलते हैं। हार्ट की लेयर को प्रभावित कर सकता है, जिसको पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं। लंग्स को प्रभावित कर सकता है, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बताया कि आर्टरीज को भी प्रभावित कर सकता है। तो आर्टरीज को प्रभावित करने के कारण आर्टरीज की स्टिफनेस आ जाती है आर्टरीज के अंदर, और उस स्टिफनेस की वजह से हार्ट में जो खून पहुंचना चाहिए उतना नहीं पहुंच पाता है, उसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं इसमें। तो ये सब आगे की स्टेजेस में होता है? बिल्कुल, ये लास्ट की स्टेज है। इसके 4 स्टेजेस होते हैं। पहली स्टेज में ओनली जो कैप्सूल होता है जॉइंट्स का, वहाँ तक सीमित रहता है। उसके बाद साइनोवियम, सेकंड जो स्टेज होती है वो साइनोवियम और साइनोवियल फ्लूइड को प्रभावित करता है। थर्ड स्टेज में वो सबकॉन्ट्रल बोन्स होती हैं, उनमें प्रभावित करता है। और जो फाइनल स्टेज होती है उसमें एक हार्ट, लीवर, लंग्स सब में जा सकता है। अच्छा, ठीक है। एक और कॉलर है महेश, ने हमें उत्तर प्रदेश से कॉल किया है। महेश जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्ते मैम। जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है मेरी आपका? मम्मी को मैम ये 2013 से मतलब 6 साल बीमारी है, ये गठिया रोग का। ये पैर का जो ये घुटना नहीं है जी जी, तो पैर का घुटने में जैसे प्रॉब्लम हो गई, ये बायां पैर तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है, उसमें जैसे गिल्टी टाइप बन गया है, और उस पैर बायां जो है ना मुड़ता नहीं है, और मुड़ता है तो असहनीय पीड़ा एकदम होती है, दोनों पैर में पीड़ा है। और इसके बाद मम्मी को मेरे जैसे 55 साल की हो गई हैं, BP है, डायबिटीज भी है, लीवर, फैटी लीवर हो गया था, इसलिए डॉक्टर ने मना किया था कि पैर का अगर आप दवा खाएंगी तो लीवर में ज्यादा प्रॉब्लम होगा। इसलिए दवा कुछ दिनों तक चला, राहत मिला, लेकिन फिर हो नहीं पा रहा है मैम। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एलोपैथिक ठीक रहेगा कि आयुर्वेदिक की होम्योपैथिक? ठीक है, आप थोड़ी देर कॉल पर महेश जी जरूर बने रहिएगा। डॉक्टर विपिन, अगर आप इनके सवाल का जवाब दें और अगर आप कोई और जानकारी भी चाहते हो इनसे तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल, मैं पहले इनको बोलना चाहूँगा कि जो ऑन द स्पॉट जो ट्रीटमेंट होता है, पेन रिलीव करता है, उसके लिए एलोपैथी हम प्रेफर करते हैं। बाद में डॉक्टर व्यास बैठे हैं, डॉक्टर मोहित बैठे हैं, ये बता सकते हैं। लेकिन ये इन्होंने टेस्ट के बारे में पूछा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि NT-CCP हो गया, RA फैक्टर हो गया, ESR इंक्रीज्ड मिलेगा इसमें, तो ESR का भी देखना होगा। HB इसका लो मिलेगा, कोई भी पेशेंट अगर इससे ग्रसित है उसका HB काउंट डाउन मिलेगा। उसके बाद CRP जो होता है, C रिएक्टिव प्रोटीन होता है, वो भी इंक्रीज मिलेगा, क्योंकि इन्फेक्शन के कारण इंक्रीज मिलता है। तो पहले ये टेस्ट करवा सकते हैं। और जो इनके मुझे समस्या लग रही है कि इनकी जो माँ हैं उनको और भी समस्याएं हैं, डायबिटीज है, कुछ और भी चीजें हैं, जिसकी वजह से इनको शायद डॉक्टर ने ये बोला कि हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो क्या ये सच है, ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। जैसे डायबिटीज़ में कई बार जैसे ऑपरेशंस के चांसेस बहुत ही नील हो जाते हैं। कोई भी जख्म, डायबिटीज़ के लिए ऑपरेशन करें, इसके लिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए अगर ऑपरेशन करेंगे, नी रिप्लेसमेंट करेंगे या फिर साइनोवेक्टमी करेंगे, तो डायबिटीज़ अगर किसी पेशेंट को है तो उसका जख्म भरने में बहुत मुश्किल होती है। अच्छा, तो इसलिए जो सर्जिकल प्रोसीजर है वो तो बिल्कुल ही इस केस में नहीं कर सकते। रही बात BP की, BP की अगर इनको शिकायत है तो जो 4th स्टेज मैंने आपको बताई उसमें पेशेंट को BP होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। तो इसमें भी इनके लिए बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। तो सबसे पहले इनका डायबिटीज़ कंट्रोल करना होगा, फिर BP कंट्रोल करना होगा, उसके बाद कहीं ना कहीं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आना होगा। ठीक है डॉक्टर माथुर, होम्योपैथी कैसे मदद कर सकती है इनकी? मैं इनसे पूछना चाहूँगा, इनकी मदर क्या वजन कितना है? ओवरवेट तो नहीं है? ठीक है, आपने महेश, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी भी, आपने 55 साल उम्र बताई अपनी माँ की, उनका वजन अगर आप बताएं कितना है? 80-90 के एबव होगा। 80 किलोग्राम। तो मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि ये ओवरवेट हैं, और इन्होंने जैसे बताया कि 55 साल है इनकी उम्र और दोनों घुटनों में दर्द है, तो चांसेस हैं कि इनको ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता है। और हो सकता है कि इनको पहले एनाल्जेसिक्स दिए होंगे पेन रिलीफ के लिए, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस एक इरिवर्सिबल कंडीशन है जो कि रिवर्स नहीं की जा सकती, और लंबे समय तक पेन किलर फिर साइड इफ़ेक्ट करते हैं। तो शायद इसी वजह से ये कह रहे हैं। तो इसमें होम्योपैथिक इलाज बहुत ही कारगर है। एक तो लंबे ट्रीटमेंट में, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के दौरान कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। दूसरा बात, अगर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस वो एग्जामिनेशन करके हम कंफर्म कर सकते हैं
तो एक्सरसाइज प्लस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से इनका पेन रिलीफ काफ़ी हद तक हो सकता है। इसके अलावा अगर ये अपना वेट भी कम कर लें, जैसे कि कह रहे हैं 80 से 90 किलो है, तो वेट रिडक्शन से भी इनको काफ़ी पेन रिलीफ में फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वेट बियरिंग जॉइंट है, नी जॉइंट, और अगर वेट रिड्यूस करता है मरीज तो भी बेनिफिशियल। बिल्कुल। डॉक्टर व्यास, आप क्या बताएंगे, जब एक गठिया के एक प्रकार के साथ साथ और भी बीमारियां हों तो क्या कर सकता है व्यक्ति? जैसा कि इनका लक्षण बताया, उनने स्टिफनेस बताया। अभी डॉक्टर विपिन ने बताया था कि ये स्टेज बाद में आती है। स्टार्टिंग में तो छोटे जॉइंट में पेन हुआ, फिर उसके बाद में बड़े जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होते हैं, उसमें कुछ स्वेलिंग आने लग जाती है, शोथ होता है, और उसके बाद में स्टिफनेस आती है। मैंने स्टिफनेस की कंडीशन में गए, मैंने काफ़ी आगे की कंडीशन हो चुकी है। और चूंकि जैसा कि अर्थराइटिस में बताया, अभी डॉक्टर माथुर जी ने बताया था कि भाई ये रोमेटॉइड अर्थराइटिस है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है या गाउटी अर्थराइटिस है, ये एग्जैक्ट उनका डायग्नोसिस करने के बाद में अगर इनको बचाव के उपाय बताए जाएं तो, क्योंकि कई बार केवल एक्सरसाइज करने से बढ़ जाता है, तो हर एक जॉइंट का किस जॉइंट के लिए कौन सी एक्सरसाइज है, इतना भी अगर ये सही सुझाव चिकित्सक के पास ले लेते हैं तो काफ़ी कुछ आराम उससे मिल सकता है। और कई आयुर्वेद के मेडिसिन है जो एक्सटर्नल उपयोग के रूप में रहती है, जिनको आप लेप बोलते हैं, बस्ती चिकित्सा बोलते हैं, उनका अगर प्रयोग किया जाए तो चिकित्सक के परामर्श से इनको काफ़ी कुछ लाभ मिल सकता है। ठीक है, एक और कॉलर हैं, प्रकाश ने कॉल किया है, बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रकाश जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैम, मेरी मम्मी है, उनका एज 50 है जी, और उनको बताती है कि जब वो खड़े होती है और बैठती है तो उनको प्रॉब्लम होता है, और बैक में महसूस होता है फंसा हुआ महसूस करती है वो, और ये प्रॉब्लम नीज में भी है कि नीज में थोड़ा जब भी बैक से चलती है तो नीज में भी ये प्रॉब्लम बोलती है। तो हम जानना चाहेंगे कि इसका क्या मतलब, क्या अभी ये इनिशियल स्टेज है मैम, मतलब ये कब से उनको समस्या है? कब से है? 1 ईयर लगभग हो गया है। 1 साल। आपने अभी तक किसी डॉक्टर को दिखाया है? हाँ मैम, डॉक्टर से मिले हैं, तो वो कैल्शियम और कुछ दवा हमको बताए हैं, जो हम रेगुलर अभी माँ को दे रहे हैं। लेकिन इसमें और क्या मैम डायग्नोसिस हो सकता है, या फिर ये एग्जैक्टली जो ये बैक में ये फंसने जैसा जो प्रॉब्लम बताते हैं, तो ये क्या चीज़ है, इसको कैसे समझेंगे? ठीक है डॉक्टर विपिन, क्या हो सकता है ये? जो अपने कॉलर्स बता रहे हैं, मेरे को ज़्यादा रोमेटॉइड आर्थराइटिस से ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस के चेंजेस लग रहे हैं, क्योंकि इनकी मदर की एज शायद 50 से ऊपर ही होंगी। और रोमेटॉइड से अपन ये अलग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल जॉइंट्स में ये बता रहे हैं कि कोई पेन नहीं है, बट नी में और बैक में पेन बता रहे हैं, तो ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस हैं और ऑस्टियो आर्थराइटिस के चांसेस हैं, जिसकी वजह से जो वेट बेयरिंग एरिया होता है वो इफेक्ट हो रहा है। बैक के लिए बता रहे हैं कि इनको स्टिफनेस वगैरह है, उसी की वजह से बैक पेन है, तो बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज वगैरह स्टार्टिंग में स्टार्ट करवाते हैं, मसल रिलैक्सेंट स्टार्ट करवाते हैं, और वेट बेयरिंग जो एरिया है, जो नी हो गई, उसके लिए वेट रिडक्शन के लिए बताया जाता है, डाइट प्लान किया जाता है, और कुछ पेन किलर नसेट्स जिसमें नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दी जाती है। तो यानी ये शुरुआती लक्षण हो सकते हैं? शुरुआती लक्षण ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण ज़्यादा लग रहे हैं, जो कि नॉन रिवर्सिबल है। डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि इसको रोका जा सकता है। जी, जो कॉलर है वो ये जानना चाह रहे हैं कि अभी कुछ कैल्शियम और कुछ दवाइयाँ दी गई हैं, तो इसके अलावा भी इन्हें कुछ और सलाह की ज़रूरत है, मतलब लगातार इनको इलाज कराना चाहिए ताकि पहले ही स्टेज पे रोका जा सके? बिल्कुल, अगर इनको लगता है कि कुछ पेन किलर्स स्टार्ट किया जाएगा, साथ में कुछ ग्लूकोसामिन टैबलेट्स हम स्टार्ट करते हैं, जिससे साइनोवियल फ्लूइड में थोड़ा सा बोलते हैं कार्टिलेज, हालांकि कार्टिलेज इरिवर्सिबल है, लेकिन ऐसी स्टडीज आई गई हैं कि वो कहीं ना कहीं कार्टिलेज को बचाता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में टैबलेट्स दी जाएंगी, और हैमस्ट्रिंग्स और क्वाड्रिसेप्स की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जब तक हैमस्ट्रिंग क्वाड्रिसेप्स की एक्सरसाइजेज नहीं करेंगे तो अपने बोन, जैसे ये बोन है, एक दूसरे के ऊपर बोन टकराते हैं, तो ये बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हैमस्ट्रिंग क्वाड्रिसेप्स की एक्सरसाइजेज बहुत जरूरी है। और उसके बाद जो बैक में पेन बता रहे हैं, जकड़न बता रहे हैं, उसके लिए बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज बहुत जरूरी है, साथ में मसल रिलैक्सेंट अपन दे सकते हैं। लेकिन ये भी हम बता दें कि एक्सरसाइजेज खुद ना करें, किसी फिजियोथेरेपिस्ट या किसी विशेषज्ञ की देखरेख में ही एक्सरसाइजेज शुरू करें, और एक्सरसाइजेज यानी कसरत, व्यायाम ज़रूर इस तरह का जो गठिया है उसमें आराम देगा। और अगर क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात कर रहे हैं और रूमेटॉइड, अगर डॉक्टर आप ये बताइए इन दोनों में बेसिक फ़र्क क्या है, कैसे समझें कि रूमेटॉइड कौन सा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस कौन सा है? देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बेसिक जो फ़र्क है, ऑस्टियोआर्थराइटिस प्राइमरली एक डिजेनरेटिव कंडीशन है, जिसमें कि जो आर्टिकुलर एंड हैं, जो जॉइंट, जो हड्डियां जो जॉइंट बनाती हैं, उनके ऊपर एक झिल्ली होती है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं, वो धीरे धीरे वो कार्टिलेज घिस जाती है, तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का मेन लीजन है। जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, जिसमें जोड़ों में सूजन आ जाती है, पानी भर जाता है,
धीरे धीरे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, वो पानी हड्डियों को गला देता है और आप देखते हैं कि जॉइंट की मोबिलिटी भी काफ़ी हद तक रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादातर लोगों में उम्र के साथ इसका इंसिडेंस बढ़ता जाता है और ज़्यादातर एल्डरली पर पॉपुलेशन में आप देखेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस मिलेगा, जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये मिडिल एज में इसकी शुरुआत होती है ज़्यादातर। अच्छा। और ये प्राइमरली रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। ठीक है, एक और कॉलर हैं, विमला ने हमें कॉल किया है, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं। विमला जी, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। आप पूछ सकती हैं अपना सवाल। हाँ, मैं अभी बोलूं? जी बताइए, सवाल पूछिए। हाँ, तो मेरा सवाल ये है कि मेरे ना घुटने में और कमर में बहुत दर्द होता है। अच्छा, कब से ये दर्द हो रहा है आपको? ये दर्द मेरा बेटा हुआ था करीब, अब मेरा बेटा 20 ईयर का है, मेरी एज 41 है। जी जी बताइए। हाँ मैम, घुटने में और कमर में बहुत दर्द। हाँ, आप मुझे ये बताइए कितने सालों से ये दर्द आपको हो रहा है और अभी तक आपने डॉक्टर को दिखाया है तो क्या पता चला है? मैम, मेरा बेटा जब हुआ था तभी मेरी कमर में बहुत ज्यादा दर्द हुआ था, तो मैंने वहाँ से यहाँ क्या बोलते हैं लेडी हार्डिंग से वहाँ दिखाया था, वहाँ इलाज करवाया, करीब मेरी 6 महीने तक इलाज चला। फिर इसके बाद मुझे थोड़ा आराम हो गया, लेकिन जब मैं कैल्शियम वगैरह की गोलियाँ बंद कर देती थी तो मुझे फिर दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और आप अपना इनका वेट पता करना है? आपका वेट कितना है आप बताइए। मेरा वेट 55-56 है। अच्छा, 55 से 56 किलो होगा और 41 साल आपकी उम्र है। हाँ जी हाँ, और हाइट मेरी 5 फुट 2 इंच है। ठीक है डॉक्टर विपिन, क्या हो सकता है? थोड़ा आराम मिल रहा है लेकिन जब कैल्शियम नहीं ले रही है तो दर्द बढ़ रहा है, तो क्या हो सकता है? बेसिकली ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के ही लक्षण लग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अभी बताया विमला जी ने कि इनके जॉइंट्स में पेन है, नी जॉइंट्स में पेन है और हिप में पेन बता रहे, बैक में पेन। तो स्मॉल जॉइंट्स यहाँ भी इन्वॉल्व नहीं है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस ही लग रहे हैं। लेकिन इनको अब वही ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होगा। स्टार्टिंग की स्टेज लग रही है, बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस करनी होंगी और हैमस्ट्रिंग क्वाड्रिसेप्स की एक्सरसाइज करनी होगी। लेकिन इनको 3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। एक तो इनको स्क्वैटिंग नहीं करनी, स्क्वैट्स लगाते हैं उससे वेयर एंड टियर और होता है जॉइंट्स का, उसकी वजह से कार्टिलेज और डैमेज होने के चांसेस होते हैं। और इनको स्टेयर्स कम से कम चढ़ना होगा, स्टेयर्स पे जो चढ़ते हैं उसमें कम से कम स्टेयर चढ़ना होगा। और ज़्यादा यूज़ करें तो इंग्लिश टॉयलेट कोशिश करेंगे, इंग्लिश टॉयलेट यूज़ करें। तो इन 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा रोल है मेडिसिन से अलावा। साथ में बैक के लिए इनको फॉरवर्ड बेंडिंग जो होती है, आगे झुकना, इनको बहुत कम करना होगा। बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस करें, पीछे झुकने वाली, आगे झुकने का काम बिल्कुल बंद करें। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अहम जानकारी दी है डॉक्टर विपिन ने। और डॉक्टर व्यास, अगर आप बताएं, कहा जाता है महिलाओं को रूमेटॉइड आर्थराइटिस ज़्यादा होता है, क्या वजह है इसकी? जी अभी भी जितने अपने पास कॉल आए उसमें से मैक्सिमम महिलाओं को लेकर आए। और इसका कारण ये है कि महिलाओं में भी, जिनका भी अपने ने पूछा था, तो वेट थोड़ा सा जिनमें ज़्यादा है उनमें ये संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। और दूसरा, उनका जो वर्किंग कल्चर, जो काम वो करते हैं, उस लाइफस्टाइल के कारण भी ये व्याधि उनमें ज़्यादा होती है। तो इसमें अगर व्यक्ति या जो महिला है वो घर का ही काम करती है तो भी मॉर्निंग में कम से कम थोड़ा मॉर्निंग वॉक करें, अपना थोड़ा व्यायाम प्रतिदिन करें, तो भी हम इससे, उनकी लाइफस्टाइल के कारण इससे हम बचाव के लिए कर सकते हैं, बच सकते हैं। और महिलाओं का खान पान जो रहता है, कई बार जो है नियमित वो नहीं रहता। हम कहते हैं घर के सभी लोगों ने खाना खा लिया, भोजन कर लिया, उसके बाद में भोजन करती है। कई बार घर में जो भोजन बच गया वो भी वो खा लेती है। तो आयुर्वेद में कहा गया, एक तो हमेशा ताज़ा बना हुआ भोजन करना चाहिए, और इसमें भोजन में भी गुरु आहार से थोड़ा बचना चाहिए। जिनको जॉइंट पेन और ये है, तो इन चीज़ों का, सामान्य चीज़ों का अगर हम ध्यान रख लें तो भी इससे हम बच सकते हैं। ठीक है, और अब डॉक्टर विपिन, आप मुझे ये बताइए कि क्योंकि हड्डियों से जुड़ा रोग है, तो हड्डियों में ही कोई दिक्कत होगी या कोई डिफॉर्मेशन दिखेगा तभी ये लक्षण समझ में आएगा, या और भी ऐसे कुछ संकेत हैं जिन पर अगर हम ध्यान दें तो पता लग सकता है कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर कोई और गठिया हो सकता है? बिल्कुल, जो सबसे मेन हड्डियों में डिफॉर्मिटी स्वान नेक डिफॉर्मिटी बोलते हैं। अच्छा। जो एक तरह की स्वान की नेक की तरह डिफॉर्मिटी हो जाती है। अच्छा। बोन की, स्मॉल जॉइंट्स की, तो उससे कन्फर्मेशन हो जाता है कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ही लक्षण है। साथ में थोड़ा फीवर हो जाना, फटीक, बॉडी में फटीकनेस आ जाती है, थकावट महसूस होती है, थोड़ा वेट लॉस भी बॉडी में कहीं ना कहीं देखा जाता है। साथ में और मैंने आपको बताया कि हार्ट की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाती है पेशेंट को, वो तो लास्ट स्टेज में जब होंगी। बीपी की शिकायत स्टार्ट हो जाती है पेशेंट को। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लक्षण आ जाते हैं। मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मुकाबले। अच्छा। लेकिन अभी रिसेंटली स्टडीज़ में आया गया है कि
इंडिया में लगभग 1 मिलियन से पॉपुलेशन जो है वो इससे पीड़ित है। हर साल ये पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। तो इसके ऊपर जैसे अपने चैनल ने स्टार्ट किया है आयुष्मान भव, काफ़ी काबिल तारीफ़ है कि ऐसा प्रोग्राम हर चैनल स्टार्ट करे जिससे लोगों के तक जानकारी पहुंचे। बिल्कुल, हमारी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हैं लोग और स्वस्थ जीवन जिए। एक और कॉलर जुड़ गई हैं हमारे साथ, ब्यूटी कुमारी ने हमें कॉल किया है। ब्यूटी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बताइए क्या सवाल है। टीवी की आवाज़ बिल्कुल कम करके एक बार में अपना सवाल पूछिए। जी, आप सवाल पूछ सकते हैं। ब्यूटी, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो आप सवाल पूछ सकते हैं अपना। ठीक है, लग रहा है उनसे संपर्क टूट गया है। तो ठीक है, आपने लक्षणों की बात की। अब डॉक्टर मोहित आप बताइए, क्योंकि बच्चों की भी हमने बात की, अभी हमने महिलाओं की बात की। बच्चों में अगर इस तरह का रोग हो तो जाहिर तौर पर पूरी फैमिली और सबके लिए एक सदमे की तरह है। बिल्कुल। कैसे हम समझ सकते हैं ताकि बच्चों को इस बीमारी से दूर रखा जाए, और होम्योपैथी कितनी मदद कर सकता है उसमें? देखिए, बच्चों में डेफिनेटली आपने कहा कि अगर हो जाता है तो उनका डेवलपमेंट भी काफ़ी हद तक अफेक्ट हो जाता है। और जैसे कि हमें पता है कि इस बीमारी का अभी तक एग्जैक्ट कॉज हमें पता नहीं चला है, तो हम इस तरह हम ये नहीं कह सकते कि किसको होएगा किसको नहीं होगा। हाँ, फैमिली हिस्ट्री जिस के केस में मिल रही है उन लोगों में रिस्क होता है, ज़्यादा रिस्क होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने का। अगर बच्चे में भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है तो उसके उंगलियों में ज़्यादातर जो जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं वो है फिंगर्स के जॉइंट्स, रिस्ट, एल्बो, शोल्डर, ये जॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनमें सूजन आ जाती है, तो उनको हिलाने डुलाने में जकड़न होती है और दर्द होता है। तो इलाज तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि एडल्ट में है। अच्छा। हमें सही दवाई का चयन करना पड़ता है और इलाज काफ़ी लंबा चलता है। ये बीमारी ऐसी है जिसमें हफ्ते 10 दिन का इलाज काफ़ी नहीं होता, कई महीनों और सालों तक इसका इलाज कंटिन्यू करना पड़ता है। और उसके साथ हम जॉइंट रेस्ट भी एडवाइस करते हैं। जो जॉइंट में सूजन आ रही है उसको कम हिलाना होगा, रेस्ट एडवाइस करेंगे। ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन जब सूजन आती है तो जॉइंट की मोबिलिटी भी रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, तो जब सूजन ख़त्म होती है इलाज के बाद तो उसके बाद उसको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करवाई जाती है जिससे कि उसकी मोबिलिटी जो है वापस रेस्टोर हो और मसल स्ट्रेंथ वापस बढ़े। अच्छा। तो इलाज का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो बच्चे में भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जैसा बड़ों में है। ठीक है, ब्यूटी हमारे साथ फिर से जुड़ गई है। ब्यूटी, आप सवाल पूछ सकते हैं। जी हाँ, मेरे मम्मी के बारे में पूछना था। हाँ, पूछिए। उनको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम आया है। ठीक है। और थोड़ा सा नेक में भी प्रॉब्लम हो गया इसके वजह से। वो जब उठने बैठने में प्रॉब्लम हो रहा है, उनको झुकने में प्रॉब्लम है। बहुत सारा जगह में दिखा चुके हैं, सर्जरी के लिए कोई तैयार नहीं है। तो इसका कोई दूसरा उपाय हो तो आप बताइए। ठीक है, आप ब्यूटी बनी रही हमारे साथ। डॉक्टर विपिन, ये सीधा रूमेटॉइड आर्थराइटिस से जुड़ा सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इनकी मदद कर सकें। पहले तो उन्होंने बताया कि स्लिप डिस्क बताया उन्होंने, तो स्लिप डिस्क में ये देखना पड़ेगा कि पेशेंट को कोई बाइलेटरल पैरों में तो पेन नहीं जा रहा है। अच्छा। रेडिकुलोपैथी जिसको बोलते हैं। अगर स्लिप डिस्क बैक में ही अगर पेन है तो फिर उसका ट्रीटमेंट अलग। अगर बिल्कुल नीचे तक भी पेन जा रहा है, पैरों तक पेन जा रहा है, तो उसका मतलब ये है कि जो अपनी नर्व कंप्रेशन हो रही है वहाँ पर, जो बैक में नर्व जाती है वो नीचे सियाटिक नर्व जाती है, सप्लाई करती है नीचे पैर तक। तो अगर इनका पैर में पेन नहीं है तो उनकी अपन बैक एक्सटेंशन वगैरह एक्सरसाइज स्टार्ट करा सकते हैं, नसेट स्टार्ट करा सकते हैं। लेकिन अगर नंबनेस वगैरह, टिंगलिंग सेंसेशन वगैरह दोनों पैरों में आ रही है तो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग होगा। उसमें न्यूरोबेन फोर्ट अपने कुछ ऐसी हैं जो नर्व को ठीक करती हैं, वो टैबलेट स्टार्ट करनी होगी। और इनका ये देखना होगा, जो सर्वाइकल का बताया इन्होंने, नेक में प्रॉब्लम बताई, उसका भी देखना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। उसके लिए भी देखना होगा कि वो हाथों में तो इनके पेन रेडिएट नहीं कर रहा, दोनों हाथों में पेन रेडिएट करता है कई बार, तो वो देखना होगा। इनसे अगर कॉलर लाइन पे है तो आप इनसे पूछ सकते हैं कि रेडिएट पेन कर रहा है। ब्यूटी, अगर आप कुछ और जानकारी दें। एक तो इन्होंने ये बोला है कि ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया है कि नहीं हो सकता है। आप लाइन पर हैं ब्यूटी हमारे साथ? हाँ, आप ब्यूटी अगर ये बताए कि माताजी के जो पेन है वो दोनों पैरों में रेडिएट करता है, नीचे तक आता है? जी हाँ, बहुत ज्यादा पेन रहता है पैर में भी, इनफैक्ट गले के पोर्शन में भी रहता है। बिल्कुल, तो इनको फिर नर्व कंप्रेशन पेशेंट को है, तो इसके लिए देखना होगा एमआरआई में, या फिर पेशेंट को जो कंडीशन वो देखनी होगी डॉक्टर ने क्यों मना किया ऑपरेशन का। आजकल ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे से ऑपरेशन होता है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। उसको नर्व जो कंप्रेस हुई इसको डीकंप्रेस करने का ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन हो सकता है कोई और एबनॉर्मलिटी हो, पेशेंट को डायबिटिक हो सकती है पेशेंट, या फिर बीपी की शिकायत होती है, इसकी वजह से डॉक्टर ने शायद मना कर दिया हो इनको। लेकिन अभी के फिलहाल के लिए इनको मसल रिलैक्सेंट्स वगैरह लेनी होगी और एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस करनी होंगी। ठीक है।
शुक्रिया। अब डॉक्टर व्यास, अगर हम बात करें कि आनुवांशिकता हमने बात की और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इस पर बात की, क्या तनाव का कोई असर है गठिया के इस प्रकार के साथ, अगर आप हमें बताएं? देखिए, ये व्याधि जिनको भी होती है उनकी लाइफ थोड़ी सी कष्टप्रद हो जाती है, मतलब उनका डेली रूटीन का भी जो काम है वो इजीली नहीं कर पाते हैं। और इस प्रकार से अगर वो ज़्यादा लंबे समय तक ट्रीटमेंट करवाते रहें तो उनको अपने आप मन में थोड़ा सा होने लग जाता है, थोड़ा सा डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये उनको होने लग जाता है और इसके कारण ये और बढ़ती जाती हैं। मैंने वो ट्रीटमेंट की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, थोड़े दिन करवाया उसके बाद फिर छोड़ देते हैं, कि कंटिन्यू हो रहता है। तो एक तो इनको हमेशा सही चिकित्सक से परामर्श लेकर के जो वो कहें उसका पूरा पालन करना चाहिए। और दूसरा, कई प्रोसीजर ऐसे हैं जो बिल्कुल इजी हैं, जो अगर वो फॉलो करते रहें तो इससे बहुत अच्छे से वो बच सकते हैं। आयुर्वेद में जिनको बस्ती चिकित्सा कहते हैं हम, कटी बस्ती है, जो बहुत ही सामान्य ट्रीटमेंट है और उसको अगर कंटिन्यू करेंगे तो ये डिप्रेशन से भी बाहर निकल सकते हैं और इस प्रकार की इनको व्याधि की जो वेदना है उससे बच सकते हैं। लाइफ का इनका जो है वो इम्प्रूव हो सकती है, यानी उसमें उत्साह बढ़ जाता है। कई बार उनको कोई काम करने की इच्छा ही नहीं होती है। तो ये चीज़ें अगर ध्यान में रखें तो वो बहुत अच्छे से अपने बाकी सब गतिविधियों को संपन्न कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और क्या ऐसा भी है डॉक्टर माथुर कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस को कई लोग हड्डियों का टीबी भी समझ लेते हैं, इसीलिए इलाज में भी देरी होती है, लक्षणों को सही से नहीं समझ पाते हैं, ये भी क्या भ्रम है? देखिए, ये तो भ्रम है, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक नॉन इन्फेक्टिव कंडीशन है, ये कोई इन्फेक्शन नहीं है। हाँ। जबकि टीबी जो होता है इसके विपरीत एक होता है इन्फेक्टिव आर्थराइटिस, जो कि इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट कंडीशन है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक नॉन इन्फेक्टिव कंडीशन है, इसको हड्डियों का टीबी से कोरिलेट करना तो गलत होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। और अगर आप मुझे बताएं डॉक्टर विपिन, समय के साथ कैसे इलाज बदला है इसे लेकर, क्योंकि हम जानते हैं उंगलियां टेढ़ी देखना, पैरों की, हाथों की, ये हम देखते आए हैं, इसका मतलब ये हो जाता है कि वो काम तो अब कर ही नहीं सकते, ये हम ऐसा समझते हैं। लेकिन समय के साथ इलाज जो है, उपचार जो है, वो कितना एडवांस हुआ है और कितना हद तक सही किया जा सकता है? बिल्कुल, मैं थोड़ा सा प्रीति जी थोड़ा हिस्ट्री में जाना चाहूँगा। लगभग सन 1860 में डॉक्टर A.B. गरुड़ नाम से हुए, ब्रिटिश डॉक्टर रेमेटोलॉजिस्ट हुए। उन्होंने पहली बार रेमेटोइड आर्थराइटिस के बारे में बताया। उससे पहले मिथ थी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, कोई इसको डिफ्रेंशिएट कर नहीं पा रहा था। उसके बाद धीरे धीरे पिछले 50 सालों में जो इसके इलाज का जो स्तर हुआ है वो काफ़ी ऊपर हुआ है, क्योंकि इमेजिंग का स्तर भी काफ़ी ऊपर हुआ है, साथ में मेडिसिन्स भी काफ़ी अच्छी आने लगी हैं, साथ में और जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक स्टडी है वो भी काफ़ी अच्छी हुई है। तो पिछले जो 50 सालों में रूमेटॉइड आर्थराइटिस को काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया गया है और पेशेंट्स काफ़ी रिलीफ महसूस कर रहे हैं। पहले बहुत सारा ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट और रूमेटॉइड आर्थराइटिस तीनों में बहुत कन्फ्यूजन रहता था, बट अब पिछले 50 सालों में रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में काफ़ी अच्छे से ट्रीटमेंट किया गया है। ठीक है। और डॉक्टर व्यास बताइए हमें कि योग और व्यायाम की हम लगातार बात कर रहे हैं, वो कितना दूर रख सकता है इस तरह की गठिया को? जी देखिए, आयुर्वेद कहता है कि नित्य व्यायाम करना चाहिए। मतलब केवल गठिया वाले को नहीं, अगर स्वस्थ व्यक्ति भी रोज अगर व्यायाम करे तो सभी व्याधियों से बच सकता है। और विशेषकर किसी भी प्रकार की अगर व्याधि है, उसमें आमवात, आयुर्वेद में इसको आमवात कहते हैं, इसी के साथ संधिवात और वात रक्त, 3 व्याधियाँ ऐसी होती हैं जिनमें जॉइंट में पेन रहता है, स्वेलिंग आदि होती है। तो इनके लिए विशेष व्यायाम बता रखे हैं और अपनी अवस्था, जो व्याधि है उसका डायग्नोसिस होने के बाद में चिकित्सक के परामर्श से अगर सही व्यायाम किया जाए, सही योगासन किया जाए, तो इसमें पेन से भी मुक्ति मिलती है और जिनको नहीं हुआ है वो इससे बच सकते हैं। मैंने प्रिवेंटिव एस्पेक्ट भी है और क्यूरेटिव एस्पेक्ट भी है। जिनको ये व्याधि है वो भी व्यायाम के द्वारा अपने आप को बचा सकते हैं और जिनको नहीं हुई है वो भी अगर नियमित व्यायाम करें तो उनको ये होने की संभावना बिल्कुल कम रहती है। क्योंकि आजकल ये, पहले तो ये होता था कि वृद्धावस्था में ये ज़्यादा होती थी, आजकल तो कम आयु के लोगों में भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस देखा जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस इतना नहीं मिलता है, तो उनको भी, क्योंकि वो प्राय व्यायाम, मॉर्निंग वॉक, इन चीज़ों से दूर रहते हैं। तो हम हमारी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा अच्छा करें तो हम सभी व्याधियों से बच सकते हैं। एक और कॉलर है, राजकुमार जी ने कॉल किया है, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। राजकुमार जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, आप पूछिए अपना सवाल। धन्यवाद। हेलो जी, पूछिए।
सर ऐसा है, हमारे दोनों घुटने में बहुत पेन रहता है। जैसे अब बैठ जाता हूँ तो खड़ा होता हूँ तो थोड़ा सा पेन होता है, फिर धीरे धीरे चलता हूँ। है बहुत दर्द रहता, खटखटाहट की आवाज आती है, बाकी सूजन वगैरह तो नहीं है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र 60 साल है मैडम। और वजन कितना है आपका? वजन हमारा 73 किलो। ठीक है, आपने अभी तक डॉक्टर को दिखाया है किसी? हाँ, हर्बल में दिखाया था, तो उन्होंने पहले ऑपरेशन के लिए बोला, लेकिन हम ऑपरेशन से रिफ्यूज कर गए। मतलब थोड़ा सा चलते फिरते से रिफ्यूज करते, ये ट्रिप वगैरह लगा लेते थे, उससे थोड़ा सा मतलब रिलैक्स। ठीक है राजकुमार जी, डॉक्टर विपिन आप इन्हें क्या सलाह देंगे? बिल्कुल, पहले तो जो बताया इन्होंने कि उनके घुटनों में बहुत दर्द है, तो ओस्टियोआर्थराइटिस के ही चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि इनकी उम्र देखी जाए वो 60 साल ये बता रहे हैं। इनके लिए ऑपरेशन के लिए मैं बताऊंगा, नी रिप्लेसमेंट से पहले एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, हाई टिबियल ओस्टियोटमी बोलते हैं जिनको। उसी घुटने को रिपेयर करके ठीक किया जा सकता है। अच्छा। लेकिन वो घुटना 5 से 10 साल तक चल सकता है, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट की जो एज होती है वो लगभग 15 से 20 साल तक ही चल सकता है। तो उससे पहले मैं इनको परामर्श बताना चाहूँगा कि एसटीओ में चले जाइए, हाई टिबियल ओस्टियोटमी करवा सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर ये ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते तो उनके लिए ये क्वाड्रिसेप्स हैमस्ट्रिंग्स की एक्सरसाइजेज करें, हॉट फर्मेंटेशन करें, क्योंकि ये बोल रहे हैं स्वेलिंग नहीं है घुटनों में। स्वेलिंग होती तो ये कोल्ड एंड हॉट फर्मेंटेशन का कॉम्बिनेशन कर सकते थे, लेकिन फिलहाल ये बोल रहे हैं कि सिर्फ इनको स्टिफनेस है और पेन है, तो उसके लिए हॉट फर्मेंटेशन कर सकते हैं, उनमें काफ़ी आराम मिलेगा इनको। ठीक है, कई लोग, क्योंकि डॉक्टर माथुर आप बताइए, कई लोग ऐसा करते हैं कि गर्म सिकाई से काफ़ी आराम रहता है, तो ये किया जा सकता है ऐसे अपने आप? हाँ, ये किया जा सकता है, खासकर अगर स्टिफनेस हो रही है, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया, अगर किसी के जोड़ों में स्टिफनेस हो रही है तो वार्म एप्लीकेशन से, गर्म सिकाई से उसको फ़ायदा मिलेगा। स्टिफनेस एक सब्जेक्टिव सेंसेशन है और वार्म एप्लीकेशन से काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन अगर एक्टिव इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जोड़ में सूजन है, जोड़ वैसे भी गर्म है, वार्म है टच करने पे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो वार्म एप्लीकेशन और ज़्यादा करने पे उसको फ़ायदा हो। तो ये डिसाइड करना होता है कि जॉइंट में इन्फ्लेमेशन है कि नहीं। अगर सिर्फ स्टिफनेस है, अगर थोड़ा बहुत लग रहा है, इन्फ्लेमेशन कम है, तो वार्म एप्लीकेशन से रिलीफ मिलता है। और डॉक्टर व्यास, कई सारे हम देखते हैं मार्केट में ऐसे ऑयल आते हैं कि जोड़ों में दर्द से राहत पाइए, तो ये अपने आप लेते वक्त क्या सावधानी बरतें, या फिर कोई नुकसान भी हो सकता है क्या इनसे? बिल्कुल, एक तो अपनी इच्छा से कभी भी कोई इलाज नहीं करना चाहिए, और निश्चित रूप से कई प्रकार के ऑयल आते हैं जो इस प्रकार के पेन को दूर करते हैं, लेकिन इसमें 2 कंडीशन रहती है। एक रूमेटॉइड अर्थराइटिस की जो कंडीशन है और ऑस्टियोआर्थराइटिस की। एक अवस्था में हम रुक्ष और स्निग्ध स्वेद करते हैं, मतलब एक में तो ऑयल का एप्लीकेशन करके थोड़ा सा अपन स्वेदन करते हैं, और एक में बिना ऑयल का, माने ऑयल का उसमें उपयोग नहीं करते हैं। तो ये प्रॉपर किसी चिकित्सक को बताएं, और बताने के बाद में, जैसे जिसमें स्वेलिंग होती है तो हम उसमें क्या करते हैं कि रुक्ष स्वेद बताते हैं। जैसे बालू रेती होती है, उस बालू रेती को गर्म करके उसके द्वारा स्वेद करते हैं। और किसी में हॉट वाटर बैग से, दोनों की कंडीशन अलग अलग है। किसी एक कंडीशन में तो थोड़ा सा ऑयल का एप्लीकेशन कर दिया तो पेन बढ़ जाएगा। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में कई बार जो है ऑयल का उपयोग किया तो पेन बढ़ जाता है। इसलिए कभी भी अपनी इच्छा से कोई भी वो नहीं करना चाहिए, सही चिकित्सक के पास जाना चाहिए, वो जो एडवाइस करे उसी चिकित्सा को पालन करना चाहिए। ठीक है। और डॉक्टर विपिन, जिनकी फैमिली में ये है, वो क्या अभी इलाज इतना एडवांस हो सका है कि अगर मतलब बच्चों में उसको रोका जा सके, अगर वो होने वाला है, इतना एडवांस हो चुका है क्या? प्रीति जी, जैसे इसका एग्जैक्ट कोज अभी तक पता नहीं लगा है, तो अभी काफ़ी मुश्किल है पहले से बताना कि इस बच्चे में होगा या नहीं होगा। जैसे डॉक्टर माथुर ने बताया कि पहले बच्चों में जुवेनाइल रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं, तो अभी तक स्टडीज चल रही हैं इसके ऊपर, और भगवान की दया से बहुत जल्दी ही इसके बारे में हम पता करेंगे कि इसके क्या कॉज है और क्या बच्चों को रोका जा सकता है। ठीक है, एक हम जीमेल के जरिए सवाल आया है वो शामिल करते हैं। जूही ने हमसे दिल्ली से सवाल किया है, आइए देखते हैं उनका सवाल क्या है। जूही ने हमसे पूछा है कि मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस डायग्नोस हुआ है, मैंने CRP ESR टेस्ट करवाए हैं, मुझे आर्थराइटिस के लक्षण नहीं हैं, मुझे क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और मैं शाकाहारी हूं, तो खान पान में क्या लूं? डॉक्टर व्यास, किस तरह की सावधानी बरत सकते हैं? जी, जैसा कि इन्होंने कहा कि डायग्नोसिस इन्होंने पूरा बताया कि इनको ये डायग्नोसिस है। कई बार क्या होता है, विटामिन D डिफिशियंसी कारण भी इस प्रकार के पेन और मिल जाते हैं। तो इनको खास तौर से चिकित्सक का, जैसे कि अगर आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लेना है तो आयुर्वेद चिकित्सक के पास आएँ, और आयुर्वेद में
मेडिसिन और डाइट दोनों ही चीज़ें हम बताते हैं कि आप ये मेडिसिन ले लीजिए और साथ में ये डाइट लीजिए। आयुर्वेद में एक उपक्रम और है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रीटमेंट। कई प्रकार के लेप हैं, तो औषधियों के वो जो लेप हैं, जहाँ जहाँ इनको पेन होता है, जिस जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट है उस जॉइंट में हम पेन लेप का उपयोग कराते हैं। तो एक बार ये उचित सलाह चिकित्सक के पास आके लें, तो उस आधार पर, क्योंकि आयुर्वेद में प्रकृति बताई है, वातिक प्रकृति, पैतिक प्रकृति और कफज प्रकृति, और उस प्रकृति के मान से हम आहार बताते हैं कि इस डिजीज़ में इनकी जो प्रकृति है उसके मान से ये आहार इनके लिए अच्छा रहेगा। कुछ चीज़ें अवॉइड करें, जैसे सामान्यतः हम गुरु आहार जो है वो अवॉइड करवाते हैं। दूसरा एक सबसे अच्छा इसमें लंघन है। लंघन का मतलब होता है कि थोड़ा अल्प मात्रा में भोजन लें या सुपाच्य भोजन लें, या सप्ताह में या 15 दिन में एक बार थोड़ा सा कम भोजन लें, और उसमें भी मूंग जो है, मूंग का यूज बना करके देते हैं, तो वो शरीर में जो आम डिपॉजिट है उसका पाचन करने का काम करता है। तो इस प्रकार से आहार से भी काफ़ी कुछ पेन में रिलीफ मिल सकता है। ठीक है, एक और जीमेल के जरिए हमारे पास सवाल आया है, आइए देखते हैं क्या सवाल है। ठीक है, सवाल को हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर माथुर, जैसे अभी डॉक्टर विपिन बता रहे हैं कि प्रिवेंटिव इतना कुछ नहीं आ पाया अभी तक, होम्योपैथी में कहाँ तक इलाज है? होम्योपैथी में और प्रिवेंटिव मेजर्स किस तरह के हैं? मैं बताना चाहूँगा। पहली बात तो जैसा कि मैंने बताया कि इस बीमारी का कोई एग्जैक्ट कॉज अभी तक हमें पता नहीं चला है। तो अगर हमें कॉज पता नहीं तो हम ये नहीं बता सकते कि वो कॉज हमने इरेडिकेट कर दिया बॉडी से या अभी भी है। तो ये कहना तो गलत होगा कि हम क्योर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर हमारे पास जो मरीज आते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के, वो ऐसे आते हैं कि कुछ तो इनिशियल स्टेजेस में आते हैं, बीमारी के लक्षण आ रहे हैं लेकिन डिफॉर्मिटी अभी तक नहीं हुई है, तो ऐसे मरीजों में प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है। और ये तो गोल्डन रूल है कि जितनी जल्दी इसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाए उतना ही अच्छा प्रोग्नोसिस है। तो लगातार ट्रीटमेंट से इन्फ्लेमेशन कम कर दिया जाता है और हमारा गोल यही रहता है कि बीमारी की तीव्रता को मिनिमम करके रखा जाए लंबे समय तक। तो जॉइंट को हम बचा सकते हैं, जॉइंट सेल्वेज करना एक बहुत बड़ा एम है। कुछ मरीज ऐसे भी आते हैं जो कि बीमारी है और डिफॉर्मिटीज़ काफ़ी हो गई हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा लिमिटेशन हो जाता है। हम दर्द और अकड़न तो कम कर सकते हैं, लेकिन डिफॉर्मिटीज़ जो हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया फिंगर स्वान नेक डिफॉर्मिटी है, बॉटनेस डिफॉर्मिटी है, जेड डिफॉर्मिटी है, ऐसे करके कई डिफॉर्मिटीज़ पाई जाती हैं इन मरीजों में। इन डिफॉर्मिटीज़ को दवा से ठीक करना पॉसिबल नहीं है। तो इसमें तो हमें स्प्लिंट्स, जैसे अल्नर ड्रिफ्ट स्प्लिंट्स हैं और कई स्प्लिंट्स आती हैं, उसका सहारा लेना पड़ता है, और कुछ कुछ केस में तो सर्जिकल ओपिनियन भी लेना पड़ता है। ठीक है। और इसके अलावा कुछ परसेंटेज केसेस ऐसे भी आते हैं जो कि बीमारी कंट्रोल में है लेकिन वो एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट को बियर नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ साइड इफ़ेक्ट। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट उन साइड इफ़ेक्ट को काउंटर करने में भी काफ़ी कारगर होता है। ठीक है, एक और कॉलर है, अंजलि ने बिहार से कॉल किया है। अंजलि, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरी मम्मी को जी उनके मतलब तलवे में सूजन, हमेशा वो जो एड़ी के पास है ना, वो सूजन 1 साल से मम्मी को है, और उनके घुटने में भी दर्द रहता है। उन्होंने वेलोर दिखाया था तो वहाँ पे विटामिन डी का डिफिशियंसी बताया था, पर वहाँ का दवा वो खाई थी 6 महीने तक, वो सैसे कैल्शियम के सैसे दिए थे उन्होंने, पर उसके बाद भी उनका घुटने का जो सूजन है वो एकदम कम नहीं हो रहा है। पिछले 1 साल से वैसे ही है और दर्द करते रहता है, और अभी फिलहाल एक होम्योपैथिक दवा चल रहा है। ठीक है, तो अभी घुटने के दर्द में आराम नहीं है, आप ये कह रही हैं? घुटने का दर्द तो है ही, और एड़ी के पास सूजन और वहाँ ज्वाइंट पेन होता है। डॉक्टर विपिन, ठीक है, ठीक है अंजलि, ये क्या है? और अंजलि ने बताया कि एडी में इनको माताजी को पेन है, तो वो प्लांटर फैसाइटिस एक नाम की बीमारी है। हाँ। उसमें जो एडी अपनी जो कैल्केनियल बोन होती है उसमें बढ़ जाती है वो, और उसमें कहीं ना कहीं एक स्पाइन मतलब कि खड़ी हो जाती है बोन, जो पैनी हो जाती है बोन, उसकी वजह से पेन होता है। तो उसमें एक जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है वो हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन है। ठीक है। जैसे पानी दो ग्लास में पानी लिया, उसमें पैर डाल लिए और एक्सरसाइजेस करनी है उसमें, और साथ में फिर मेडिसिन, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन वो दे सकते हैं। रही बात घुटने की फिर देखना पड़ेगा माताजी को बाइलेटरल है या फिर यूनिलेटरल है। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, मैं एक पॉइंट जोड़ना चाहूँगा,
वो बेसिकली बाइलेटरल नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है, यूनिलेटरल भी हो सकता है, लेकिन जो रेमेटॉइड आर्थराइटिस है वो बाइलेटरल ही होगा। अच्छा, एक बोन से ज़्यादा बोन में होगा रेमेटॉइड आर्थराइटिस, बट ऑस्टियोआर्थराइटिस एक बोन में भी हो सकता है। अच्छा। तो ये चांसेस ये है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है माता जी को। इनको फिर वही क्वाड्रिसेप्स की एक्सरसाइजेज और एंटी इन्फ्लेमेटरी टैबलेट्स चलने पड़ेंगे, देने होंगे। बिल्कुल, ठीक है। एक और कॉलर है, राम स्वरूप जी ने कॉल किया है राजस्थान से हमें। राम स्वरूप जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, आप सवाल पूछिए अपना। जी डॉक्टर साहब जी पूछिए। हेलो, पूछिए राम स्वरूप जी, सवाल पूछ सकते हैं आप। जी जी मेरी मैडम है, 60 साल उम्र है उनकी। और हेलो, हाँ बताइए। 60 साल उम्र है उनकी। हाँ पूछिए, एक बार में सवाल पूछिए, अपना पूरा सवाल पूछिए। मैं और उनको पैर में जो है ना नसें होती है, और उनके पैर में नसें जो है जी, पैर में नसें हैं वो मोटी हो जाती है सूज के, और और वो मोटी हो रही है, और उससे काफी पैर में जकड़न होती है, और इसमें नी जॉइंट में भी पेन होता है। ठीक है, आपने अभी तक डॉक्टर को दिखाया है? हाँ दिखाया है, सब कोई गठिया बाय बताता है, डॉक्टर कहते हैं कि ये ऑपरेशन होगा। अच्छा ठीक है, उनकी उम्र कितनी है? साल है, वजन 56 है। 56 है। डॉक्टर विपिन, इनको गठिया बताया है डॉक्टर ने। गठिया के लिए पहले टेस्ट देखना होगा कि इन्होंने कौन सा टेस्ट बताया है। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो फिर गाउट की तरफ ये डायग्नोसिस जाता है। ठीक है। अगर देखना पड़ेगा बाइलेटरल है तो फिर मैंने बताया कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरफ भी जाता है। तो पेशेंट को देखना होगा और उस तरीके से इसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होगा। मैं एक प्रीति जी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो बताते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं, जो अपने रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जो मेडिसिन होती है, मिथोट्रेक्सेट के बारे में बताया, तो कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि मिथोट्रेक्सेट टैबलेट तो ले लेते हैं लेकिन उसके बाद फोलिक एसिड का टैबलेट नहीं लेते हैं। अच्छा। तो मैं बताना चाहूँगा कि मिथोट्रेक्सेट जो पेशेंट स्टार्ट कर रखा है उसको 24 आवर्स के बाद एक फोलिक एसिड की टैबलेट ज़रूर लेनी होती है, क्योंकि जो मिथोट्रेक्सेट होती है वो फोलिक एसिड के एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है। अच्छा। उसकी वजह से फोलिक एसिड एक्स्ट्रा लेना होता है। उसकी वजह से जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होने के चांसेस हैं वो बिल्कुल कम हो जाते हैं। और जो साइड इफेक्ट्स हैं, जो एंटी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो ड्रग्स हैं उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो लगभग 80 से 90% तक कम हो जाते हैं। ठीक है। और विटामिन डी को लेके डॉक्टर व्यास कहा जाता है कि अगर उसकी कमी है तो भी गठिया का ये जो प्रकार है वो हो सकता है। इसका कितना संबंध है विटामिन डी और रूमेटॉइड आर्थराइटिस का? कई लोगों की जब ये शिकायत रहती है कि उनको जॉइंट पेन, या जैसे अभी एक इनका टेलीफोन आया था कि एडी में पेन रहता है, तो इस प्रकार की दर्द के साथ में जब पेशेंट आता है तो डॉक्टर उनको एडवाइस करता है एक बार ये टेस्ट करवा लीजिए, और उनमें कई बार मिलता है कि विटामिन डी की डिफिशिएंसी है। मतलब विटामिन डी की डिफिशिएंसी जो है वो भी पेन का कारण रहती है, और सिर्फ विटामिन डी की पूर्ति के लिए हम जो भी मेडिसिन देते हैं वो लेने पर उनको आराम मिल जाता है। तो और इसका मेन कारण ये रहता है कि हमारे खान पान में वो उपयोगी द्रव्य नहीं है जिससे विटामिन डी का अपन संतुलन बनाए रखें। यानी ये बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाता है कि आहार विहार इस व्याधि में मुख्य कारण है। अगर उनका ध्यान सही रखा जाए, उनको सही मेंटेन रखा जाए तो हम इससे बच सकते हैं। और क्योंकि डिफॉर्मिटी को लेकर जो बात हुई है डॉक्टर माथुर, जिनकी डिफॉर्मिटी हो चुकी है वो अपना जीवन कैसे आसान बनाए, क्या उनके लिए क्या सलाह है? हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मरीज को जिनको डिफॉर्मिटी हो चुकी है उनको बताना पड़ता है हाउ टू लिव विथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। उनको ये पहचानना होगा कि उनकी लिमिटेशंस क्या हैं, वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि दर्द पैदा कर सकती हैं। क्योंकि एक मेल अलाइन जॉइंट, एक डिफॉर्म जॉइंट को से अगर वो कुछ ताकत लगाएंगे, सपोज एक बॉटल का ढक्कन खोल रहे हैं या कोई दरवाज़ा खोल रहे हैं और उंगलियां टेढ़ी हैं, तो ऐसी कई एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से दर्द हो सकता है। डिफॉर्म जॉइंट बहुत अक्सर पेनफुल हो जाता है, तो उनको हम बताते हैं कि ये एक्टिविटीज़ हैं जिससे वो उनको थोड़ा बहुत बचना चाहिए। और एक तरह से डिफॉर्मिटी एक तरह से एक लिमिटेशन है, तो उनको अगर वो खुद को पता होगा कि ये मेरी लिमिटेशन है, इस दायरे में रह के मैं काम कर सकता हूँ, तो काफ़ी हद तक वो पेन फ्री रह सकते हैं। प्लस जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कई स्प्लिंट्स आती हैं जो कि डिफॉर्मिटीज़ में काफ़ी सहायता करती हैं, और कई बार सर्जिकल ट्रीटमेंट की भी राय लेनी पड़ती है।
और डॉक्टर विपिन, आपके पास भी कई ऐसे पेशेंट्स आते होंगे जिनकी डिफॉर्मिटी हो चुकी है, अब उन्हें उसी के साथ जीना है, तो आप अगर थोड़ी सलाह दें किस तरह से परिवार का साथ और भावनात्मक एक तरह से कहें साथ ज़रूरी हो जाता है इस बीमारी में भी? बिल्कुल प्रीति जी, सबसे पहले तो ट्रीटमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। पेशेंट को एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट को बताना पड़ता है कि आपकी डिफॉर्मिटी हो चुकी है, इसके साथ आपको कैसे जीना है। लेकिन कैसे जीने से पहले भी एक ट्रीटमेंट है, जैसे सर्जिकल ट्रीटमेंट डॉक्टर माथुर ने बताया। उसमें कई पेशेंट्स का जैसे नी में पेशेंट को प्रॉब्लम है तो उसमें नी रिप्लेसमेंट तक जा सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं हमारे, इतने उनके पास पुअर पेशेंट ज़्यादा आता है वहाँ पर, वो नी रिप्लेसमेंट नहीं करवा सकता, तो उसके लिए आर्थोडिसिस करते हैं। बेसिकली दोनों घुटनों को, नीचे वाली लेग को और घुटने को जोड़ देते हैं। उससे पेन में रिलीव हो जाता है और डिफॉर्मिटी रिलीज हो जाती है। लेकिन वो पेशेंट कभी पैर नहीं मोड़ पाता, लेकिन उसमें कुछ डेली दिनचर्या में उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, तो उसको आर्थोडिसिस कर सकते हैं पैर का। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर व्यास, इस पर अगर आप भी बताएं, क्योंकि तनाव को लेकर भी मैंने आपसे पूछा था। जैसे आपने कहा कि क्योंकि बीमारी है, आपने काफ़ी ऐसे काम है जो वो खुद नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे तनाव और बढ़ता है और कहीं ना कहीं जो लक्षण हैं और ज़्यादा दिखने लग जाते हैं इसे लेकर। तो इसके लिए आप अगर मुझे थोड़ा बताएं किस तरह से फैमिली का साथ और खुद को मजबूत रखना है, इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है? देखते, एक तो परिवार वाले उनका मनोबल बढ़ाते रहें। दूसरा ये कंडीशन उसमें आती है जब जॉइंट या उनके जो है थोड़े टेढ़े मेढ़े होने लग जाते हैं, मतलब उसकी आकृति विकृत होने लग जाती है, तब उनको थोड़ा सा ज़्यादा डिप्रेशन होता है। और चूंकि ये कंडीशन काफ़ी बाद में आती है तो वो सोचते हैं कि अब शायद ट्रीटमेंट से मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हर कंडीशन में ट्रीटमेंट से उनको आराम मिलता है, तो वो बराबर ट्रीटमेंट कराते रहें। और इसके साथ ही कई बार इस अवस्था को रोका जा सकता है, मतलब वापस रिवर्स तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़े, इसलिए उसको ट्रीटमेंट कराते रहें। और परिवार वाले उनको हमेशा जहाँ पर उनको हेल्प की ज़रूरत है, जो काम वो खुद नहीं कर पाते हैं, अगर परिवार वाले उनको थोड़ा सा सहयोग कर दें तो उससे उनका मनोबल काफ़ी बढ़ेगा। और जब हमारा सोच पॉजिटिव रहेगी तो जो मेडिसिन ले रहे हैं उसका परिणाम भी हमको दिखाई देगा। तो परिवार वाले अगर साथ दें, मेडिसिन का साथ रहे और वो भी प्रॉपर समयानुसार टाइमली ट्रीटमेंट लेते रहें, तो बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। बिल्कुल। इसी के साथ आयुष्मान भव के आज के अंक का समय यही पूरा हो रहा है। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी स्टूडियो में आने के लिए और इतने ज़रूरी सलाह और सुझाव देने के लिए। तो इस कार्यक्रम के जरिए आपने देखा कि कैसे आज की बदलती जीवन शैली, मोटापा, गलत खान पान के कारण भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी एक प्रकार का गठिया सिर्फ अब बुजुर्गों की परेशानी नहीं रह गया है, बल्कि युवाओं को भी अपनी चपेट में ले रहा है। इसलिए इसके लक्षणों को जल्द से जल्द पहचान कर इलाज शुरू करवाना बेहद ज़रूरी है। तो अपनाइए आज दी गई सलाह और सुझाव और रहिए बिल्कुल स्वस्थ। इसी के साथ आयुष्मान भव के इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगले अंक में हम बात करेंगे थ्रोम्बोसिस की, इसके कारण और निदान की। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।